नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 43 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 44वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं शिक्षण एवं शिक्षण विधियों को लेकर के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले शिक्षण के अर्थ को देख लेते हैं। उसके बाद शिक्षण की क्या विधियां होती हैं उनके बारे में हम बिल्कुल विस्तार तरीके से देखने वाले हैं। बात करें दोस्तों शिक्षण के अर्थ को लेकर के, तो देख सकते हैं कि किसी विषय वस्तु को माध्यम बना करके शिक्षक एवं छात्र के बीच विचारों के आदान प्रदान या फिर परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल केवल आपको सुनते हुए चलना है, चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अर्थात अगर हम शिक्षण के अर्थ की बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षण जो होता है एक त्रियामी प्रक्रिया होता है, जिसमें शिक्षक और छात्र जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है कि जो शिक्षण होता है वो त्रियामी प्रक्रिया होता है। ये आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पॉइंट्स आपको खास तौर से याद करके रखना है कि शिक्षण एक जो है त्रियामी प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें शिक्षण का संकीर्ण अर्थ को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध जो है वो स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उनके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यानी कि बच्चे के व्यवहार में कहीं ना कहीं शिक्षक के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, उसी को हम शिक्षण का जो है संकीर्ण अर्थ कहते हैं। जबकि अगर हम शिक्षण के व्यापक अर्थ की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, अर्थात जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। इसमें शिक्षार्थी जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपनी समस्त शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहता है, यानी कि शिक्षण का व्यापक अर्थ है। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि यहाँ पर अगर हम संकीर्ण अर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा से है, लेकिन यहाँ पर अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो वो सभी चीज़ें बिल्कुल शामिल हो जाती हैं जो कि एक प्राणी अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है, चाहे वो स्कूली शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो उसके वातावरण के माध्यम से हो, चाहे उसके सामाजिक माध्यम से हो, चाहे जिस भी प्रकार से वह कोई भी चीज़ें अगर नई चीज़ें सीखता है तो उसका जो है शिक्षण का कहीं ना कहीं व्यापक अर्थ ये बताता है। हालांकि दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी शिक्षण के अपने परिभाषा दिए हुए हैं, तो उनके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आ जाता है बर्टन साहब के अनुसार जो शिक्षण है सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। तो ये आपका डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पॉइंट पूछा जाने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताना है नहीं, आपको चीज़ें बिल्कुल याद करके रट जानी है। ये आपका अगर पूछेगा कि बर्टन साहब के अनुसार शिक्षण की परिभाषा है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल उत्तर में सही कर देनी है। जबकि अगर हम रायबर्न साहब के अनुसार बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। यानी कि जो शिक्षक है, बच्चा है, और जो पाठ्यक्रम है, ये कहीं न कहीं शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं। रायबर्न साहब के अनुसार इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। ये चीजें भी आपको बिल्कुल समझ के चलनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षण का संकीर्ण और अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में हमने आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है शिक्षण की विधियों से, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम शिक्षण की विधियों की बात करें तो देख सकते हैं नंबर 1 पर टीचिंग मेथड में आपका आ जाता है नंबर 1 पर अनुकरण विधि। यानी कि अनुकरण विधि जो होता है भाषा शिक्षण की एक ऐसी विधि होती है जिसके तहत शिक्षक द्वारा किसी शैक्षिक गतिविधि के उपरांत बच्चों द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है वो उच्चारण, लेखन और रचना कौशल के विकास हेतु किया जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। यानी कि अनुकरण का मतलब होता है कि यहाँ बच्चा कहीं ना कहीं अपने जो शिक्षक होता है उसका नकल करके चीज़ों को सीखता है कि उसका शिक्षक जो है वो कैसे लिख रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे नवीन रचनाएं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने शिक्षक को देख करके बच्चा कहीं ना कहीं चीज़ें अनुकरण करके सीखता है। यही चीज़ें आपको अनुकरण विधि में बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं नंबर 2 पर आपका आ जाता है व्याख्यान विधि। यानी कि कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण ही व्याख्यान विधि है। यानी कि दोस्तों अगर आप
कक्षा में किसी भी विषय वस्तु को बिल्कुल विस्तार तरीके से व्याख्या करके चीज़ों को समझाते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं, तो यही आपका व्याख्यान विधि हो जाता है। इसे शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि भी माना जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, खासतौर से आपके सीटेट के पेडालॉजी के सेक्शन में, कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि जब तक शिक्षक को अच्छे से किसी भी विषय वस्तु पर पता नहीं होगी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल व्याख्यान तरीके से चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो यही बिल्कुल कहना है कि इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर शिक्षक को ही चीज़ें पता नहीं होंगी तो अच्छे तरीके से किसी भी विषय वस्तु पर व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे शिक्षक के केंद्रित शिक्षण विधि भी मानी जाती है। ये भी लाइन आपका कई बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया, तो इन्हें भी आपको नोट डाउन करके रखना है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस विधि में जहां शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वहीं विद्यार्थी में भी श्रोता के गुण होने चाहिए। यानी कि शिक्षक जो है अच्छे तरीके से किसी भी विषय वस्तु पर बोल सके, अच्छा वो वक्ता रहेगा, तभी चीज़ों को अच्छे तरीके से बोल पाएगा। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके साथ साथ विद्यार्थी जो शिक्षार्थी है उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा श्रोता होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि व्याख्यान या फिर भाषण को अच्छे से सुन करके नोट कर सकेगा, और आवश्यकता पड़ने पर वो कहीं ना कहीं उस विषय वस्तु पर शिक्षक से प्रश्न भी पूछ सकेगा कि ये चीज़ें बिल्कुल कैसे होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको व्याख्यान विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को फिर से देख लीजिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है आगमन विधि। यानी कि जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है, तो वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है, इसे ही आगमन विधि कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब आप किसी भी विषय वस्तु को बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद आप विषय वस्तु तक पहुँचते हैं, उसके नियम तक पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका आगमन विधि कहलाता है। इस विधि के प्रतिपादक जो है वो अरस्तु साहब है। यानी कि अगर इस विधि के हम जनक की बात करें तो वो अरस्तु साहब हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है, तो इसे भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। इस विधि में सीधे अनुभव उदाहरणों का प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यानी कि दोस्तों ये विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं करके चीज़ों को सीखने पर बिल्कुल बल देती है, और ये छात्र केंद्रित विधि होती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको जो है सीटेट सीडीपी के जो पेडालॉजी का सेक्शन है वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप पिछले साल की कोई भी जो पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस विधि में निम्न सूत्रों का उपयोग भी किया जाता है। यानी कि आगमन विधि में किन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको चीज़ें बिल्कुल याद करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। यानी कि नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर, जैसा कि मैंने आपको आगमन विधि के थियरी में ही बता दिया। यानी कि आप चीज़ों को कहीं ना कहीं पहले उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद आप नियम की तरफ चलते हैं, नियम की तरफ पहुँचते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्थूल यानी कि बड़े आकार से सूक्ष्म की ओर, यानी कि बड़े आकार से छोटे आकार की ओर आप आगमन विधि में कहीं ना कहीं चलते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि आप पहले विशिष्ट चीज़ों को सिखाते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं सामान्य की तरफ जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ें पहले ज्ञात होती है पहले बच्चों को उनके बारे में बताते हैं, उसके बाद उसके आधार पर अज्ञात चीज़ों के बारे में उनको बताते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो बच्चों को दिखाई दे रही हैं जो मूर्त चीज़ें हैं पहले उनके बारे में आप बताते हैं आगमन विधि के अनुसार, उसके बाद आप अमूर्त की तरफ बच्चों को ले जाते हैं, तभी बच्चा जो है कहीं ना कहीं सीख पाता है। प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने से, प्रमाण यानी कि अनुमान की ओर, यानी कि आप ये समझ के चलो कि जो ये मूर्त और अमूर्त है वही चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष और अनुमान की ओर बिल्कुल बता रही हैं। यानी कि अगर आपके आंखों के सामने है तो कहीं ना कहीं चीज़ें मूर्त में है, और अगर आपके आंखों के सामने नहीं है यानी कि वो प्रमाण में है तो कहीं ना कहीं वो अमूर्त चीज़ें हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स का मतलब लगभग एक ही होता है। तो आपको इन 6 पॉइंट्स को बिल्कुल याद करके रखना है कि उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये सभी जो है आपके आगमन विधि में आ जाते हैं। यानी कि आगमन विधि के द्वारा इसमें ऐसे ही शिक्षण प्रदान किए जाते हैं। पहले आपको उदाहरण बताए जाएंगे, उसके बाद आपको नियम बताए जाएंगे।
यानी कि नियम की तरफ ले जाए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अब आपका निगमन विधि यानी कि नंबर 4 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब एक शिक्षक किसी नियम के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी उदाहरण तक पहुंचता है, यानी कि चीज़ें अब बिल्कुल उल्टा हो गई हैं। अगर मान लीजिए आप उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो आपका आगमन विधि हो जाता है, और अगर आप पहले नियम बताते हैं उसके बाद उसको एग्जाम्पल की तरफ, उसको उदाहरण की तरफ ले जाते हैं तो ये चीज़ें आपकी निगमन विधि हो जाती है। ये आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। आपको यकीन न हो तो आप सीटेट के पेपर को उठा करके देख लीजिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यानी कि अगर हम निगमन विधि की बात करें विस्तार से तो इसमें जो है नियम से उदाहरण की ओर बिल्कुल शिक्षक पढ़ाता है, चीज़ों को बिल्कुल नियम से उदाहरण की तरफ लेकर के जाता है। अर्थात इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर के उन नियमों को समझाया जाता है कि ये कैसे हुआ है। इसमें सारे नियम शिक्षक ही सिखाते हैं, इसलिए यह जो है शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। तो अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यानी कि निगमन विधि जो होती है आपकी शिक्षक केंद्रित विधि होती है, और जो आगमन विधि होती है वो आपकी बाल केंद्रित विधि होती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल दोनों याद करके रखनी है, यहाँ से आपके हर बार एक क्वेश्चन बन जाते हैं। यह आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करता है, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि को लेकर के चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो आप 2 बार 3 बार चीज़ों को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब जैसे आपका आगमन विधि निम्न सूत्रों का उपयोग करके किया जाता था, वैसे आपका जो है निगमन विधि भी जो है वो निम्न सूत्रों का उपयोग करके सिखाया जाता है। यानी कि इसमें अब जो है चीज़ें आपको उल्टी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपका दूसरा ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें हम लोग उदाहरण से नियम की ओर चलते थे, इसमें हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर चलेंगे, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बच्चों को सिखाएंगे। तो ये 6 पॉइंट्स भी आपको एक याद कर लीजिए, दूसरा आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 5 पर बात करें विश्लेषण विधि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि विश्लेषण का जो अर्थ होता है वो खंड खंड करना होता है। अतः इस विधि में बालक किसी जटिल समस्या का समाधान जो है वो खंड खंड करके अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से करता है। यानी कि चीज़ों को तोड़ तोड़ करके बच्चा सीखता है। यानी कि मान लीजिए आप उसे कोई बहुत बड़ा पैसेज दे देते हैं तो पैसेज को कहीं ना कहीं छोटा कर करके चीज़ों को समझेगा, क्योंकि उसकी मानसिक शक्तियाँ ये चीज़ें करने में कहीं ना कहीं उसकी भी सहायता भी करती हैं। इस विधि में प्रत्येक पद का विशिष्ट महत्व होता है। इस विधि के जनक जो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। ये आपको पॉइंट्स याद करके रखना, ये आपका कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया और हो सकता है कि आपसे इस बार भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछ ले। तो अब उम्मीद करते हैं कि विश्लेषण विधि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यानी कि इसमें आपको चीज़ें बस इतनी ही याद करके रखनी है कि इसमें बच्चा जो है वो खंड खंड करके चीज़ों को सीखता है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 6 पर संश्लेषण विधि को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि संश्लेषण विधि जो होता है विश्लेषण विधि का ठीक उल्टा होता है। यानी कि इस विधि में किसी समस्या का हल एकत्रित करने के लिए उस समस्या से संबंधित पूर्व ज्ञात समस्याओं को एक साथ मिला करके समस्या का हल करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि दोस्तों विश्लेषण विधि में जैसे आप समस्या को खंड खंड करके सीखते हैं, वही आप संश्लेषण विधि में पूर्व के ज्ञान को बिल्कुल इकट्ठा करके एक साथ मिला करके आप समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। इसके जनक भी जो आपके हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल आपको एक ही जगह मिल जा रही हैं, तो आपको इन्हें याद करके रखना है, आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि यहाँ से तो क्वेश्चन अगर खास तौर से आपके बनते हैं तो बिल्कुल वो क्वेश्चन सही हो जाए। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 7 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 7 पर आपका आ जाता है अन्वेषण यानी कि खोज विधि। यानी कि अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह विधि जो है वह स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है, जिसमें विद्यार्थी में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो है वो विकास होता है। इस विधि में विद्यार्थी जो है आत्मविश्वासी, चिंतनशील और आत्मनिर्भर बनता है। इस विधि के द्वारा जो है क्या डूबा, क्या तैरा, परछाई कैसे बनती है आदि विषय वस्तु का अध्ययन कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं खोज विधि के माध्यम से बच्चा जो है वो खुद से करके सीखने का प्रयास करता है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल सिखाई जा सकती हैं कि क्या डूब गया, क्या तैर रहा है, परछाई कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप अन्वेषण यानी कि खोज विधि के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें भ्रमण विधि को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट से लाइन है आपके सीटीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यह विधि जो है कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है, क्योंकि इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी जो है वो भ्रमण करके ज्ञान को अर्जित करते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकृति के प्रति शिक्षार्थी को आकर्षित करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी भी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ से जो भ्रमण विधि है वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो भ्रमण करके अपने आसपास के वातावरण, आसपास के परिवेश से चीज़ों को सीखता है। तो यही आपको बिल्कुल इसमें याद रखना है कि भ्रमण विधि में बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास घूम करके चीज़ों को सीखता है और वो प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए इस विधि को हम कहीं ना कहीं शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि भी मानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या होती है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि भ्रमण विधि जो होती है वो आपकी शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है कहानी विधि, यानी कि इसकी अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो किसी भी ज्ञान को बड़ी आसानी से देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि के द्वारा नीरस उबाऊ विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षक के अधिगम में यह विधि बड़ी उपयोगी होती है तथा यह विधि बालकों में रुचि और जिज्ञासा का विकास करती है। यानी कि दोस्तों अगर हम कहानी के विधि के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं कहानी से कोरिलेट करके चीज़ों को सिखाएंगे, मान लीजिए कोई बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन विषय वस्तु है, अगर आप उसको बिल्कुल कहानी के माध्यम से रोचक बना करके आप बच्चों को सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो विधि होती है बहुत ही अच्छी विधि होती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके 9 पॉइंट्स जो थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम अगर 10वें नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं 10वें नंबर पर आपका आ जाता है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो इस विधि में शिक्षार्थी को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक की मातृभाषा का प्रयोग किए बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात शिक्षार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास करके सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर बिल्कुल मातृभाषा का प्रयोग किए बिना और कहीं ना कहीं व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना इस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों को चीज़ों को सिखाने के लिए। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ये सभी चीज़ें बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि यही आपको बिल्कुल आपके पेडालॉजी के सेक्शन में एक एक लाइन देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ये एक लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये सभी आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनको आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। इस विधि में देख सकते हैं कि वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्रकृति रूप से सीख सके। इस पद्धति का जो मुख्य सिद्धांत है वह यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण के द्वारा मातृभाषा सीख सकता है उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। यानी कि बच्चा अगर कहीं न कहीं सुनने के माध्यम से और नकल करके चीज़ों अपनी मातृभाषा को सीख सकता है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा वह दूसरी भाषा को भी सुन करके और नकल करके सीख सकता है। यही आपकी प्रत्यक्ष विधि में आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्यक्ष विधि भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर अगले नंबर पर बात करें नंबर 11 पर प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना विधि को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो W.H. किलपैट्रिक हैं। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया आपके सीटेट एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल ये नोट डाउन करके रखना है कि प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना विधि के जो जन्मदाता हैं वो W.H. किलपैट्रिक हैं। इस विधि में बालक को कोई कार्य स्वयं के विचारों के आधार पर संपन्न करने के लिए कहा जाता है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बालक के सामाजिकरण पर विशेष बल कौन सी शिक्षण विधि देती है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि वो प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना विधि है, जो कि बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना, उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास होता है। अब आपको ये मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, आकलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता है तो इसके लिए आपको इससे पहले की वीडियो को देखनी होगी, जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर उन वीडियो को आप ना देखो तो उन वीडियो को आप देख लीजिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, जिसमें विद्यार्थी में आत्मविश्वास पैदा होता है और वह जीवन की वास्तविक समस्याओं का भी समाधान कर लेता है। यानी कि दोस्तों इस विधि के माध्यम से कहीं न कहीं विद्यार्थी में आत्मविश्वास पैदा होता है और वो जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान अपने आप से कर लेता है। इसलिए इसे हम बाल केंद्रित विधि भी कहते हैं, जिसे व्यक्तिगत या फिर समूह में किया जा सकता है। तो आपको प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि जो है वो आप व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से कर सकते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल पॉइंट्स याद करके रखने हैं और यह एक बाल केंद्रित विधि है, ये आप भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाता है।
अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें किंडर गार्डन विधि यानी कि बालोद्यान शिक्षण पद्धति। इसके जो प्रवर्तक थे वो कहीं न कहीं फ्रोवेल महोदय थे। ये भी आपका बार बार क्वेश्चन बन जाता है। इसमें शिक्षार्थी के सीखने की जो प्रक्रिया होती है किसी पुस्तक से नहीं बल्कि खेल, आनंद तथा स्वतंत्रता का वातावरण होता है। यानी कि बच्चा खेल के माध्यम से, आनंद के माध्यम से और कहीं न कहीं अपने अपने स्वतंत्र वातावरण के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। इसमें किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षार्थी स्वयं क्रिया करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चा कहीं न कहीं इसमें चीज़ें सीखता है। इसलिए उसे डांटा फटकारा नहीं जाता है। यह प्राथमिक स्तर के बालकों की सीखने की सर्वोत्तम विधि है। तो कहीं न कहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्राथमिक स्तर के बालकों की सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि किंडरगार्टन विधि, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि बालोद्यान शिक्षण विधि। तो उम्मीद करते हैं कि 12 पॉइंट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम अगले नंबर पर बात करें मॉन्टेसरी विधि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इटली के जो चिकित्सक थे तथा शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा इस विधि की शुरुआत की गई थी। तो मॉन्टेसरी विधि का नाम से ही लगभग क्लियर है कि इसके जो प्रतिपादक थे, इसके जो जन्मदाता थे वो कहीं न कहीं मारिया मॉन्टेसरी साहब थे। यह 3 से 6 या फिर 7 वर्ष के शिक्षार्थियों के विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देते हैं तथा उनकी ज्ञानेंद्रिय और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस विधि में बालक स्वतंत्र होता है और स्वयं करके सीखता है। यानी कि मॉन्टेसरी विधि में भी कहीं न कहीं बच्चा स्वयं करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बिल्कुल सीखता है। तो ये भी आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पर आपको 2-3 प्रश्न याद करने हैं कि इटली के जो चिकित्सक थे, शिक्षा शास्त्री थे मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने इस विधि को बिल्कुल बताया था, इसकी शुरुआत की थी। और ये लगभग आप कह सकते हैं कि 3 से 6 या फिर 7 वर्ष के विद्यार्थियों के ऊपर विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए बल देता है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है और आपको ये भी याद करके रखना है कि ये स्वयं करके सीखने पर बिल्कुल बल देता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि मॉन्टेसरी विधि भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों वहीं पर बात करें अगले नंबर यानी कि लास्ट नंबर पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि लास्ट नंबर पर आपका आ जाता है गाल्टन विधि। यानी कि गाल्टन विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस विधि का जो निर्माण है वो कक्षा में जो शिक्षण के दोष है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा जो है वो छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में दिए जाते हैं जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इस विधि के जो जनक हैं वो कुमारी हेलेन पार्खस्ट है। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। यानी कि दोस्तों इस विधि के माध्यम से शिक्षक जो है वो निर्धारित समय में बच्चों को कुछ कार्य देते हैं और उस निर्धारित समय में बच्चों को कार्य करके देना होता है। और इसके जो जनक होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं कुमारी हेलेन पार्खस्ट है। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। यहीं से आपका क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाता है। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि शिक्षण और शिक्षण विधियों से लेकर के आपके जितने भी डाउट थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से यहाँ पर शिक्षण और शिक्षण विधियों के बारे में आपको बिल्कुल बता दिया। न तो इससे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा और न ही आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इतनी चीज़ें बिल्कुल देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है शिक्षण और शिक्षण विधि से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। कल की जो दोस्तों अपनी क्लास होने वाली है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में होने वाली है। यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पीपीटी भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख ली है। तो कल की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए यहाँ से भी आपके एक प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।